हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AKSC। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं NTA का जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 17 है। इसमें से इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चंस और फिजिकल के 10 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं और रिमेनिंग आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 इनऑर्गेनिक का है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या निगेटिव है, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो H+ भी बनाता है और H- भी बनाता है। जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो इस पीरियोडिक टेबल में अनसर्टेन है। कहीं पे फर्स्ट ए ग्रुप में है। अच्छा, फर्स्ट ए ग्रुप में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और वो Na+, Li+, K+ ऐसे पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। हाइड्रोजन भी बनाता है। अब हाइड्रोजन देखिए 7th ए ग्रुप में भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हैलोजेंस के जैसा ये H- बनाता है, जैसे F-, Cl-, H-। तो हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो सर्टेन नहीं है। ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल के साथ भी। जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो हाइड्रोजन हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो उनके साथ जब हाइड्राइड बनाएगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव। कि जैसे मैं ये एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे देखिए, यदि मैं लेता हूँ HCl तो ये देखिए माइनस है, ये प्लस है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ लिथियम हाइड्राइड तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव दिख रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिख रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? आंसर नंबर C। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे C। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैसियस प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हैं? क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद हम H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। H2O के इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखेंगे जो ओवरऑल रिएक्शन है। सबसे पहले आपको मालूम है कि कैथोड के ऊपर जो है रिडक्शन होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। जो H+ आयन है वो कैथोड पे जाएगा और वहां पे डिस्चार्ज होगा H2 के फॉर्म में। और उसी तरह से जो O-2 आयन होगा वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा एनोड के ऊपर, वहां पे मिलेगा O2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि H2O आयनाइज होता है तो यहाँ से मिलता है हमें H+ एंड OH- इस तरह से। और एट कैथोड यदि हम लेते हैं, एट कैथोड तो ये 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाता है H2। और उसी तरह से ये निगेटिव आयन कहाँ जाता है? एट एनोड। तो एनोड पे क्या हो जाता है? ये देखिए OH- और यहाँ से यदि मैं इसको लेता हूँ 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा H2O एंड प्लस हाफ O2। देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल यदि मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिख दूं कि 2H2O बैलेंस करके यदि मैं इसको लिख दूं 2H2O और तो ये फाइनल इक्वेशन, ये जो है फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? हमें मिलेगा 2H2 एंड प्लस मिलेगा O2। हाइड्रोजन जो है ये मिलेगा कैथोड के ऊपर, ये मिलेगा एनोड के ऊपर। अब यहाँ पे बताइए, यदि ये H+ यदि हम लेते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 4। यदि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लेते हैं तो कितने इन्वॉल्व हैं? 2 × -2। मतलब यहाँ पे हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। अब इस इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है और कितने मोल्स ऑफ गैसेस मिले हैं? 2 and 1 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गैसेस 2 + 1, ये हो जाएगा 3 मोल्स। पूरे गैसेस जो हैं वो H2 एंड O2 को ले लेंगे तो यहाँ पे 3 मोल्स होगा। इसलिए यदि 3 मोल है तो हमें कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 9/4 मोल। अभी बताइए, यदि ये 9/4 मोल हो गया तो वॉल्यूम कितना होगा? हर मोल का होता है 22.4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू 9/4 × 22.4।
इस तरह से लेंगे तो 5.6, तो 45 पॉइंट समथिंग आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद 0.4 का डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 5.6 है, तो ये 9 6 जा 54, 50.4 जो है ये लीटर आ रहा है आपका आंसर। तो यहाँ पे ये लिख दीजिए 50.4। तो इसका मतलब आंसर आपका है बी। ये आंसर हो गया बी। बिल्कुल क्लियर है आपको। आप इस फाइनल इक्वेशन को देखिए। फाइनल इक्वेशन में यदि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो 2H2 + 1 O2 मिला। इसमें हाइड्रोजन का यदि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लें तो 4 इलेक्ट्रॉन का जो है गेन है, और इस O2 को बनने में यहाँ पे हर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पूरा इक्वेशन जो है 4 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। एंड 2 and 1 3 मोल, तो 4 मोल से 3, इसलिए 3 मोल से कितना, तो यह है 9/4 मोल। और जो ग्राम मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर, तो 9/4 इंटू 22.4 50.4 लीटर। ये आप नोट कीजिए, आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हीलियम से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि हीलियम का जो है एटॉमिक मास कितना होता है 4, और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है लाइटर है, लेकिन हाइड्रोजन को जो है हम बलून्स में या एरोप्लेन के टायर्स में क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि हाईली इन्फ्लामेबल होता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो हीलियम जो है वो नॉन इन्फ्लामेबल है, और ये जो है भले ही भारी हो, हम इसको यूज करेंगे बलून्स में। मॉल्स में आप देखेंगे, मॉल्स में जो भी बलून्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हीलियम ही यूज होता है, हाइड्रोजन नहीं। जबकि वही एग्जीबिशन यदि ओपन ग्राउंड में है तो आप देखे होंगे साइकिल में सिलेंडर लिए हुए लोग रहते हैं और बलून भरते हैं, वहाँ हाइड्रोजन जो है यूज कर सकते हैं क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर है। लेकिन मॉल्स वगैरह में जहाँ इनक्लोज्ड एरिया है वहाँ पे हीलियम ही यूज करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हीलियम इज यूज इन द गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यहाँ पे आपने सुना होगा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC। जब LHC हमने लिया, जहाँ पे हिग्स बोसन, जहाँ पे हमने जो है गॉड पार्टिकल को ढूंढा, जिनेवा में जो 27 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस का जो है वो एक्सेलरेटर है जहाँ प्रोटॉन को कोलाइड किया गया, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनको कूल करने के लिए जो है हीलियम का जो है लिक्विड हीलियम से कूलेंट के जैसा यूज हुआ, तो वो करेक्ट है। हीलियम यूज एज ए क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल जैसा LHC का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद हम देखते हैं हीलियम इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये बिल्कुल जो है यहाँ भी यूज होता है। लेकिन ये जो दिया है कि हीलियम इज यूज टू फिल गैस बलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और आपका 7th क्वेश्चन का आंसर है डी। तो ये 7th क्वेश्चन आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में ले रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे देखिए 2 रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसको मैं लिख लेता हूं। 8th क्वेश्चन में Fe2+ और सी ये Fe बन रहा है, और यहां पे जो वैल्यू आपका दिया है -0.44 0.44 वोल्ट, और यहां पे एक और इलेक्ट्रोड दिया गया है, वो इलेक्ट्रोड है आपका कॉपर का और 0.34 है Cu, और यहां पे देखिए Cu2+। यहां पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल है तो Cu2+/Cu होना चाहिए, Cu2+/Cu होना चाहिए, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका कैसा होता है पॉजिटिव, और ये वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। तो आपको ये देखना है कि मोर रिएक्टिव कौन सा है। मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वही होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज लेस देन कॉपर। देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और जब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हो जाता है मोर रिएक्टिव, और वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज लेस देन कॉपर, देयरफॉर आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पे इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बट रिड्यूसेस अदर्स। तो
तो अब क्या करेगा ये देखिए आयरन जो है ये गेट्स ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब हो गया आयरन प्लस Cu2 प्लस। इस तरह से आयरन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज, तो यहां से बन जाएगा Fe+2 और ये जो है Cu बाहर आ जाएगा। तो Cu2 प्लस इज चेंजिंग टू Cu मीन्स इट इज द रिडक्शन, तो आयरन इज रिड्यूसिंग कॉपर+2। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है Fe रिड्यूसेस Cu2 प्लस, आपका डी ऑप्शन है। 11th का आपका आंसर हो गया डी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है 11, 8 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे हो गया आपका आंसर डी। अब इसके बाद 11th के बाद 13th क्वेश्चन, टू सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन में दोनों सॉल्यूशन के मोलरिटी एंड वॉल्यूम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए टू सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस आर, और उनके जो है वॉल्यूम एंड मोलरिटी दिए हुए हैं और दोनों सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट मोलरिटी जो है वो हमें निकालना है। तो जब सेम सॉल्यूट यदि हम ऐड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है M1V1 प्लस M2V2 होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मोलरिटी जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.5 मोलर, 1.5 मोलर और 480 ml दिया है, और यहाँ पे मोलरिटी 1.2 है और ये 520 ml दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा 520 एंड 1.2 m। तो यहाँ फाइनल जो है क्या निकलेगा m, ये होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। जब सेम सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं तो ऐसा होगा। अब हम देखेंगे M1 वैल्यू जो है 1.5 इंटू 480 है प्लस M2 1.2 इंटू 520 है डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 480 प्लस 520। अब ये देखिए ये तो 1000 हो गया, तो डिवाइडेड बाय हम 1000 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 720 प्लस ये आ जाएगा 624। ठीक है, यस। तो अब यहां पे कितना आ जाएगा ये 1344। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 1000, तो ये 1.334। ये जो है इतना मोलर होगा रिजल्टेंट आंसर। तो आपका जो है आंसर 1.344 मोलरिटी यहां पे दिया है, तो ये हो जाएगा इतना मोलर। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तो आपका आंसर 1.334 ये हो जाएगा डी, ये आपका आंसर है डी। इसके बाद 13th के बाद क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए स्टेबिलिटी जो है वो होता है सॉल्वेशन बाय डिस्पर्सन मीडियम, तो आपका आंसर है डी। थियोरेटिकल है ये, 14th का आंसर हो गया आपका डी। इसका देखिए 15th है, बोरॉन हैज एन एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द ग्रुप 13 एलिमेंट बिकॉज ऑफ। तो अब याद कीजिए बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है B12 उसको कहते हैं आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। वो आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर इतना रिजिड है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होना ही है। तो देखते हैं कि हम लोग 15th क्वेश्चन में आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखिए ये बोरॉन 12 एटम्स टुगेदर है। अब यदि मान लीजिए एक ऐसा सर्किल एक बना लें और इसमें हम देखें कि एक बोरॉन यहाँ, दो यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे एक पेंटागन ऐसा बना दीजिए, ये ऐसा एक नीचे रहेगा, ये भी पेंटागन है। ये देखिए अब क्या होगा, ये दोनों ये सब जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल से ऐसे जुड़े रहते हैं इस तरह से करके, तो ढेर सारे बॉन्ड ऐसा बन जाते हैं। तो ढेर सारे बॉन्ड बनने का कारण है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और ये जो B12 है इतना हाईली कॉम्पैक्ट है, इसको हम कहते हैं आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। इस B12 के आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था बोरॉन है एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द ग्रुप, तो उसका रीजन है ये कि ये कोवेलेंट है। तो बोरॉन इज कोवेलेंट सॉलिड क्योंकि इस तरह से जो है इसका बॉन्डिंग है। इसको नोट कीजिए।
तो 15 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो है सी, कोवेलेंट सॉलिड है ये, क्योंकि आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 है वो डायग्राम से समझने की जरूरत है, मैं मॉडल भी आपको बताऊंगा। इसमें जो है एक FCC दिया हुआ है, इसमें जो है एक FCC क्रिस्टल फेस सेंटर्ड क्यूब दिया है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं और सेंटर ऑफ ईच फेस होता है। इसका मतलब यूनिट जो है 8 कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, मतलब यहां पे 8 कॉर्नर्स 6 फेसेस के सेंटर पे है यूनिट्स। लेकिन यहां पे दिया है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाने में कुछ कंडीशंस दिए हुए। यहां पे देखिए, यदि मैंने एक यूनिट ये यहां पे कंसीडर किया, जबकि यूनिट कैसे हैं, ये पूरे कॉर्नर्स पे हैं और सेंटर ऑफ ईच फेस है। ये देखिए यहां पे भी यूनिट है, सेंटर ऑफ ईच फेस होता है ये इस तरह से करके। तो यदि फेस सेंटर्ड क्यूब है तो कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, मैं सारे जो है ड्रॉ नहीं करता हूं, या चलिए यहां पे ऐसा करता हूं, मैं ये 8 कॉर्नर्स बता देता हूं कौन कौन से हैं। तो देखिए 4 4 8 हो गया, और फेसेस एक इधर हो गया, 2 इधर, 3 इधर, ये चौथा इधर है, 5वां इधर है और 6वां इधर पे है, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे 14 लैटिस पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पे पहला लाइन, तो मतलब ये जो है एक हमने सेंटर को ले लिया, एक कॉर्नर ले लिया, इस कॉर्नर से हमें दूसरे कॉर्नर को कनेक्ट करना है। हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, कई तरह के हैं। लेकिन यदि आप इस कॉर्नर पे गए, चाहे इस कॉर्नर पे, तो कॉर्नर तो एक ही हो गया एडजस्टेंट पे, तो यहां पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पे ये देखिए, ये इस तरह से यहां पे गए। अब ये जो पोजीशन होता है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहां पे देखिए, ये जो मिडिल ऑफ द एज होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो OV एट, यहां पे मिडिल ऑफ द एज लिखिए, मिडिल ऑफ द प्लस एट द सेंटर, इसके सेंटर में। और ये जो मिडिल ऑफ द एजेस हैं, तो मिडिल ऑफ द एजेस कितने हो जाएंगे, 12, और एक कॉर्नर में, एक सेंटर में हो जाएगा, तो 13 लैटिस पॉइंट्स ऑक्टाहेड्रल वाइड के हैं। तो देखिए इसमें हमें देखना है कि एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो एग्जैक्टली 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड पे जाए। अब यहां पे देखिए ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, तो यदि मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, ये देखिए मान लीजिए A और B हम लेते हैं, तो ये रहा एक ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड किस पे आ गया है, ये एजेस पे आ गया है। तो यहां पे एट एज हमने डाल दिया। इसके बाद दिया हुआ है कि नो वाइड। तो यदि आप इसको यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को, कॉर्नर एक हमें चूज करना है, वही रहना चाहिए। ये देखिए ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो है ये कॉर्नर है। ये कोई वाइड का पोजीशन नहीं है, ना तो ये टेट्राहेड्रल वाइड है ना ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो ये जो फेस डायगोनल है वहां पे नो वाइड। तो ये हो गया फेस डायगोनल, यहां पे नो वाइड। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, ओनली ऑक्टाहेड्रल वाइड ओनली। तो थर्ड जो मैं यहां लिखता हूं, ऑक्टाहेड्रल वाइड ओनली। यहां पे कंडीशन है ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए वाइड, लेकिन एक ही होना चाहिए, और यहां पे ऑक्टाहेड्रल वाइड ओनली। तो ये जो तीसरा जो है, मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए आप, ये तीसरा जो है, अब इसमें क्या होगा, ये जो सेंटर प्लेस है जहां पे पूरे डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड का पोजीशन है। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, यहां पे कोई वाइड है ही नहीं। तो देखिए इस कॉर्नर से हम AB जब लेते हैं तो ये एज होता है, AC लेते हैं तो ये फेस डायगोनल होता है, और जब AD लेते हैं तो ये बॉडी डायगोनल होता है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया यहाँ का बॉडी डायगोनल, यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पे है, तो यहाँ पे कंडीशन है ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड है, लेकिन बाकी चीजें हो सकती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाइड से क्रॉस करना है। अब हम देखते हैं इसी को, इस डायग्राम्स, इस मॉडल से हम देखते हैं। यहां पे देखिए
ये देखिए मॉडल है। जो मैंने ब्लैक कलर का लाइन दिया है, इस क्यूब के अंदर देखिए ब्लैक कलर का जो है वो यहाँ से, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट से, तो ये जो साइड है, ये जो एज है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट से जा रहा है। इसका देखिए मैंने यहाँ पे एक फेस डायगोनल लिया है। ये फेस डायगोनल जो है ये ऑक्टाहेड्रल वाइट भी नहीं है, टेट्राहेड्रल वाइट भी नहीं है, तो इसके लिए हो गया नो वाइट। भाई देखिए ये है पोजीशन ऑक्टाहेड्रल वाइट का, ये पोजीशन है ऑक्टाहेड्रल वाइट, जो मिडिल ऑफ द एजेस है ऑक्टाहेड्रल वाइट, नो वाइट, ना तो टेट्राहेड्रल ना ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिए यहां से मैंने ग्रीन कलर के एक बॉडी डायगोनल लिया है, इस कॉर्नर से मैंने इस कॉर्नर को जो है ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो सेंटर है ये होता है ऑक्टाहेड्रल वाइट, ये जो सेंटर है ये ऑक्टाहेड्रल वाइट है ये। अब टेट्राहेड्रल वाइट यहां भी होगा, टेट्राहेड्रल वाइट यहां भी होगा, लेकिन यहां पे कंडीशन है कि ठीक है ऑक्टाहेड्रल वाइट से पास होना चाहिए। यहां पे कंडीशन था, यहां पे कंडीशन है ब्लैक वाले में देखिए 1 ऑक्टाहेड्रल वाइट, यहां पे नो ऑक्टाहेड्रल वाइट, और यहां पे ठीक है ऑक्टाहेड्रल वाइट, लेकिन मालूम है कि ये तो टेट्राहेड्रल वाइट से भी गुजर रहा था, तो कंडीशन जो है नॉट ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वाइट है, इसलिए ये हो गया। तो पहला जो हमारा ऑप्शन हो गया वो एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये जो है किसके अंदर है, एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो आपका आंसर जो है एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, आंसर ए। तो आप जाइए इस पे, आंसर ए के लिए इस तरह से। ये क्लियर हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि कोबाल्ट तो एक ही है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में 5 अमोनिया मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास NO2 है और 2 Cl है। अब देखिए जब एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl मिलता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि क्लोराइड जो है वो आयनाइज हुआ है, तभी तो AgCl बना है। तो हमें ये मालूम है कि ये जब कॉम्प्लेक्स इस तरह का हो जिसमें कि Cl2 बाहर हो और जब ये आयनाइज हो AgNO3 के साथ, यहाँ पे देखिए, तो जब AgNO3 होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये Ag और ये 2 Cl जो है ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 AgNO3, क्योंकि एक्सेस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एक्सेस दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा AgCl जिसका हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और बाकी यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स और ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा NO3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ गया। अब सवाल उठता है कि यदि 2 क्लोरीन हमने बाहर ले लिया है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, CO रहेगा, इसमें NH3 5 रहेगा और एक रहेगा NO2। ये देखिए इस तरह से। तो कॉम्प्लेक्स जो है 2 मोल ऑफ AgCl बता रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसलिए 2 AgCl बना। यदि एक AgCl होता तो फिर एक ही Cl बाहर होता। तो यहाँ पे जो है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाकी चीजें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मेंटेन करता, 5 and 1 6 है। यदि अब 4 होता और ये 2 होता, ये तो फिर चांसेस थे कि एक Cl अंदर होता, बाहर में सिर्फ एक होता, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +3 है, ये -1 है, चार्ज जो इसके ऊपर है ये हो गया +2, इसलिए इस +2 को बैलेंस करने के लिए हो गया 2Cl2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO NH3 5 और ये NO2, और बाहर जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, ये NO3। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट वहाँ हो जा रहा है। तो हमारा आंसर जो है, आपके ऑप्शंस कौन से हैं, C। तो 18th का आंसर है C। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये बफर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड का कंसेंट्रेशन दिया है 0.1, इसका सोडियम बेंजोइड का कंसेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर, M हो गया, और pH जो है 4.5 दिया हुआ है, और pK डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड भी 4.2 है। अब देखिए कितना वॉल्यूम हमने एसिड का लिया मालूम नहीं, तो वो V वॉल्यूम हम ले सकते हैं, लेकिन जब दोनों को, साल्ट और एसिड को हमने मिक्स किया तो उसके वॉल्यूम को हमने 300 ml बनाए, तो ये टोटल वॉल्यूम जो है 300 ml है। तो हमें यह बताना है कि कितना ml हमने एसिड लिया, कितना ml जो है हमने साल्ट लिया है, क्योंकि टोटल मिलाकर तो 300 ml है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए ये हमारा है
एसिड। और यदि मैं कहूँ इसका V1 ml, ठीक है, और इसके बाद ये मोलरिटी हो गया 0.1 मोलर। इसमें हमने क्या ऐड किया है, ये हमने लिया ये साल्ट, सोडियम बेंजोएट जो है ये साल्ट है। साल्ट जो है यहाँ पे मोलरिटी 0.2 m है। और टोटल जो है हमारे पास एक बफर बना, ये देखिए ये दोनों को मिलाने से हमें बफर मिला। और वॉल्यूम जो है टोटल कितना हो गया है 300 ml। इसका मतलब हो गया कि 300 ml टोटल वॉल्यूम है, तो साल्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा 300 माइनस V1। कुछ ml आपने लिया, उसमें ये ऐड किया और टोटल वॉल्यूम हो गया 300 ml। इतना ही साल्ट हमने ऐड किया है। अब यहाँ से हमें बताना है कि वाटर आपने कितना ऐड किया, तो वाटर एडेड कितना हो जाएगा, जो 300 माइनस V1 है। तो अब यहाँ पे फॉर द बफर हम देखेंगे क्या फॉर्मूला होगा फॉर द, और ये कौन सा बफर है, एसिडिक बफर। फॉर द एसिडिक बफर यहाँ पे हो जाएगा, हम यूज कर रहे हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन क्या कहता है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाय एसिड। ये देखिए साल्ट बाय एसिड। अब हमारे पास जो वैल्यूज दिए हैं उसको यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो pH कितना है 4.5। अब ये बताइए pKa वैल्यू दिया है 4.2 प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। अब ये 4.2 को आप ट्रांसफर कीजिए, ये कितना आ जाएगा 0.3, और ये है हमारा लॉग साल्ट बाय एसिड। अब यहां पे देखिए यदि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम एक मान लें x, तो ये किसके बराबर है, log x इज इक्वल टू 0.3 है और log 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस log 2 इज 0.3, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड जो है ये 2 है, देयरफॉर साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ये जो वैल्यू है ये हम यहां पे ले लेंगे 2, क्योंकि log 2 का ही वैल्यू 0.3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब ये बताइए साल्ट यदि हम ले रहे हैं, साल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन, तो इसमें जो है किस तरह से लेंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो साल्ट का मोलरिटी कितना है, ये देखिए 0.2 और डिवाइडेड बाय इंटू 300 माइनस V1, क्योंकि n इंटू V मोलरिटी इंटू वॉल्यूम या मिलीमोल्स हो जाएंगे। और उसी तरह से हम साल्ट का भी कैलकुलेट करेंगे, एसिड का भी कैलकुलेट करेंगे। तो साल्ट हमारे पास जो है 0.2 इंटू ये हो जाएगा 300 माइनस V1 डिवाइडेड बाय एसिड का 0.1 इंटू V1, ये हो गया 0.1 V1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 और ये कितना है 300 माइनस V1। अब जब ये 0.1 V1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2 V1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.2 कैंसिल हो जाएगा, ये V1 इधर जाएगा तो 2 V1 हो जाएगा। 2 V1 जो है 300 ml है, इसलिए V1 जो है ये 150 ml आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट जो भी वैल्यू है 150 के आसपास का वो हमें चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100, 140, 200 ml ऐसा दिया है, देन वी हैव टू गो फॉर 140 ml। तो आपका आंसर जो है 140 ml, ऑप्शन नंबर क्या है, ये बी है, इसको आप नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस से है। यहाँ पे कई चीज़ों को जो है एक साथ लिया गया है, जैसे कि हम देखते हैं साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए है, ये सिल्वर एंड गोल्ड के लिए है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा जिसके बारे में हम जानते हैं, साइनाइड प्रोसेस ये होता है सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। तो हमारा यहाँ पे एक मैच कर रहा है, ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे A और इसका मैचिंग जो होगा 4, A का 4, साइनाइड प्रोसेस। इसके बाद है फ्लोटेशन।
ये देखिए यहाँ पे ये जो फ्लोटेशन है, इस फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सल्फाइड और लेते हैं, पाइनाइल डालते हैं, वहाँ पे जैंथेट भी यूज करते हैं, डिप्रेसेंट भी, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पाइनाइल जो फ्रोथिंग एजेंट है, तो यहाँ पे आ गया पाइन ऑयल। तो ये जो है बी फ्लोटेशन, इसका आपका हो गया सेकेंड। इसका मैचिंग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम लेते हैं। तो यहाँ पे एक देखेंगे हम, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन लेते हैं तो वहां पे हम क्या क्या लेते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, तो हमारा सी का आंसर जो है ये हो जाएगा 3। इसके बाद जोन रिफाइनिंग जो है, जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, एक हीटिंग कॉइल जो है एक मेटल रॉड के चारों ओर घूमते रहता है, और ये जो है ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे ये डिपेंड करता है। जो हॉट कंडीशन है वहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा डिजॉल्व होता है और कोल्ड कंडीशन में कम होता है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के बेस पे जोन रिफाइनिंग है। और यहाँ पे अल्ट्रा प्योर मेटल, चाहे कुछ नॉन मेटल्स भी हम इसको यहाँ पे प्योरीफाई करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इवन जो बोरॉन है उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम दिया हुआ है, तो हमारा जो जोन रिफाइनिंग जो है डी, ये डी हो जाएगा 1 अल्ट्रा प्योर। तो 4 2 3 1। अब देखिए किस में है, 4 2 3 1, ये जो है सेकेंड ऑप्शन बी में है, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए। 23 में फर्नेस विच गिव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर। देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर जिस फर्नेस पे है वो इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो 3800 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर हो सकता है। रिवर्बरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, ये सब 1500, 1600, 1800 तक जाएगा। लेकिन 2000 के ऊपर, जैसे कि बर्कलैंड आइट प्रोसेस, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक आर्क की जरूरत होती है। साइनामाइड प्रोसेस में जब कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन के बीच में जब रिएक्शन होता है और कैल्शियम कार्बाइड बनता है, वहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की जरूरत होती है। तो हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर इलेक्ट्रिकल फर्नेस का सी, 23 का आपका आंसर हो गया सी। 23 का आंसर है आपका सी। अब आइए नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे। इफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का जो है एनर्जी जो है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है या स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए वहां पे दो चीजें आती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना है और इसका पेयरिंग एनर्जी कितना है। फिर दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है यहां पे दिया है कि डेल्टा ओ इज लेस देन पी। क्वेश्चन नंबर 24 अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए डेल्टा ओ इज लेस देन पी, पेयरिंग एनर्जी। अब देखिए यदि पेयरिंग एनर्जी इजी है, कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। लेकिन यदि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे पेयरिंग होगा नहीं। और यहाँ पे डेल्टा ओ दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हम देखते हैं। ये देखिए ये 5 ऑर्बिटल्स हैं और इनके एनर्जी से हम ये बारी सेंटर ऐसा ले लेते हैं, तो यहां पे ऊपर जो है आ जाएगा Eg, ये हो गया Eg, और ये हो गया T2G। एक है डबली डीजनरेटेड ऑर्बिटल, एक है ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल, एंड इट इज इजी टू रिमेंबर। Eg 2 है ना, Eg 2 हो गया, T2G 3 है, तो ये 3 जो होते हैं ये T2G कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, ये देखिए dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये भी अलोंग द एक्सिस है, ये dz स्क्वायर, ये भी अलोंग द एक्सिस है, तो ये होते हैं Eg। और जो इन बिटवीन एक्सिस जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक है dxy, dxz, dyz। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में जो अलोंग द एक्सिस हैं वो ऑर्बिटल्स जो हैं ज्यादा रिपल्सन से वो चले जाते हैं ऊपर। इनके बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ पे यदि पेयरिंग एनर्जी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पेयरिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। यदि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है
तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो नहीं पाएंगे। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं? D4 दिया गया है। तो अब देखिए 1 2 3, यदि पेयरिंग एनर्जी कम होता तो इजीली पेयर हो जाता है यहाँ पे। और क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? T2G4 Eg0। लेकिन पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर नहीं होगा, चला जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? ये हो गया T2G3 Eg1। तो 24th का आंसर देखते हैं हम लोग क्या है? सेकेंड, T2G3 Eg1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2। इस क्वेश्चन में आउटर कॉम्प्लेक्स या इनर कॉम्प्लेक्स को हमें डिस्टिंग्विश करना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द आउटर कॉम्प्लेक्स। अभी देखिए आउटर कॉम्प्लेक्स किस में होगा? जिसके अंदर वीक लिगेंड हो और जो अंदर तक पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का न कर सके। हमें मालूम है कि Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वाटर एंड F- वीक है। तो देखते हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और ये D इनर ऑर्बिटल का है या आउटर ऑर्बिटल का है, उसको अनुसार डिसाइड करेंगे इनर कॉम्प्लेक्स एंड आउटर कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वन आपको दिया गया है COCN6 4-। अब देखिए हर Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पे कोबाल्ट जो है, आयरन के बाद होता है कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर कितना है? 27। तो ये देखिए एटॉमिक नंबर 27, तो ये क्या हो जाता है? 4s2 3d7। जो आयरन होता है वो होता है 4s2 3d6, ये होता है 4s2 3d7। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो कोबाल्ट +3 के लिए क्या हो जाएगा? 4s0 3d6। जब हम 3d6 लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। अब ये जो 6 हुआ, यहाँ से जो लिगेंड जो अटैक करने आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? Cn-। अब देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड का जो या लिगेंड का जो कंसेप्ट है वो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में। लेकिन जब हमें आइडिया लगाना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, आउटर ऑर्बिटल, तो उस कंसेप्ट को थोड़ा दिमाग में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। मतलब ये हो गया कि उस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं, कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन खुद डिसाइड नहीं करता है कि इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अनुसार जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताता है कि इतनी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलोग्राफी बताता है कि ये शेप है, तब हाइब्रिडाइजेशन जो वैलेंस बाउंड थ्योरी का कंसेप्ट है वो बताता है अच्छा फिर हाइब्रिडाइजेशन ये है। खुद डिसीजन नहीं लेगा। तो इसलिए जो है हम उस कंसेप्ट को ले रहे हैं कि Cn- से स्ट्रांग है। अब Cn- से स्ट्रांग है और देखिए 4s ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे ये जो है 3d6 है, यहाँ पे क्या होगा? एक 4s हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे हम ले लेंगे, ये देखिए p भी आएंगे, लेकिन ना तो 4s में इलेक्ट्रॉन है ना p में। और यहाँ से हम इस Cn को ऐसा ले लेते हैं कि अब ये Cn- अटैक करने आ रहा है, तो अटैक करने आते ही रिपल्सन से क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अंदर में पेयर हो जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे पेयर हो जाएंगे और जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 2 2 ऐसा। तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 2 d ऑर्बिटल sp3 ये सब आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा d2sp3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनर कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब फर्स्ट तो हमारा आउटर कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, ये आयरन का है। अब सेकंड में हम लेंगे आयरन और यहां पे है H2O6। चार्ज कितना है? 2+, क्योंकि वाटर जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो Fe के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? +2। अब यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं कि Fe, अच्छा चलिए इसको लिख ही लेते हैं, 4s2 3d6, इसलिए यहाँ पे यदि Fe +2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d6।
अब जब 3d6 है तो हमें क्या करना है, ये देखिए ये ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किया और 3d6 में 1 2 3 4 5 ये 6 पेयर हो गया। यहाँ पे s है, ये p है और यहाँ से जो है ये वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वीक लिगेंड के जैसा काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके रिपल्सन से भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है और जो लिगेंड है इनको पॉइंट चार्जेस हम कंसीडर करते हैं और इनके बीच में रिपल्सन होता है, लेकिन वो वीक लिगेंड है इसलिए रिपल्सन नहीं हो रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के उस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात हम करें तो वैलेंस बाउंड थ्योरी कहता है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना है, स्ट्रक्चर क्या है, फिर मैं डिसाइड करूंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। लेकिन यहाँ पे हम उस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को लॉजिकली यहाँ पे अप्लाई करके देख लेंगे। यदि वीक है तो वो रिपल्सन नहीं देगा, स्ट्रांग है तो रिपल्सन देगा। यहाँ पे रिपल्सन दिया, सारे पेयर्ड हो गए। यहाँ पे n = 0, ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। मतलब कभी क्वेश्चन में यदि पैरा डायमैग्नेटिक भी आ जाए तो हमारे यही अप्रोच होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये sp3, तो अब इसका मतलब हो गया कि जब ये वाटर आ रहा है तो यहाँ पे d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ से वाटर जो है वीक आ रहा है, तो यहाँ से ये 3d है, ये 4s है, 4p है, ये 4d है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पेयरिंग नहीं होने की वजह से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो sp3d2 यहाँ पे हो गया sp3d2। तो ये हो गया आउटर कॉम्प्लेक्स। तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स सेकंड आ गया। अब हम देखते हैं कि F6 3-। अब देखिए वाटर भी वीक और फ्लोराइड भी वीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। अब हम थर्ड देखते हैं, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, ये Fe है, F6 3-। अब हमारे पास Fe यदि +3 है तो देखिए +2 के लिए कितना था, 4s0 3d6, ये 3d6 है, तो Fe +3 का मतलब हो गया 4s0 3d5। अब यदि 4s0 3d5 हम ले रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए s हो गया, ये हमारा p हो गया। तो यहाँ पे न तो s में इलेक्ट्रॉन न p में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3d 4s 4p। और कौन अटैक करने आ रहा है, F-, बेचारा वीक है, ये इतना प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा और ये इलेक्ट्रॉन सब देखते रहेंगे, अच्छा फ्लोराइड आ रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें तो रिपल्सन से पेयरिंग होने का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चांस नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये d ऑर्बिटल जो है इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आ रहा है F-। तो यहाँ पे Cn- आया, यहाँ पे वाटर आया, यहाँ पे F-। तो जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा sp3 ये d2, तो ये हो गया आपका sp3d2। इसका मतलब ये भी आउटर कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी आउटर कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है कोबाल्ट F6 का, और कोबाल्ट +3 है। तो इस कोबाल्ट +3 को यदि मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ तो एक ही बार में सारा चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो फोर्थ है कोबाल्ट कितना होता है, पहले ही हमने लिखा है कोबाल्ट +3 कितना है, 4s0 3d6। तो कोबाल्ट +3 हम लिख देते हैं 4s0 3d6। तो यहाँ पे देखिए आप, और इस तरह से जो है हम चले जाएंगे D पे। तो यहाँ पे है ये 3d 4s 4p एंड 4d। अब यहाँ पे कोबाल्ट और कौन सा है ये लिगेंड, यहाँ पे F- वीक वाला है, तो यहाँ पे अटैक जो करने वाला है ये F- करने वाला है। और ये 3d6 1 2 3 4 5 6। अब ये फ्लोराइड आयन बेचारा क्या करेगा, ये वीक है। तो बोले ठीक भाई आप वहीं पे रहो, कोई चिंता नहीं, मैं इधर से काम चला लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये देखिए sp3, सॉरी यहाँ से जो है ये sp3d2, ये sp3 और ये d2 ये इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है sp3d2 की वजह से ये भी जो है कैसा है, ये इनर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स, तो इस आउटर कॉम्प्लेक्स को जो है आप इसको टिक कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि
यदि d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता तो इनर कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन F माइनस जो है ये वीक है, इसलिए ये भी आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर कॉम्प्लेक्स है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारा आंसर क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो गया ए। ये बिल्कुल क्लियर है। आप वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखते हुए अब ये डिसाइड कीजिए, यदि वीक है तो बाहर से ही काम चल जाएगा, स्ट्रांग है तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेगा, और सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाएंगे और वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया तो इनर कॉम्प्लेक्स वैसे बन जाता है। 27th क्वेश्चन वो डिस्प्रपोर्शनेशन से रिलेटेड है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, लेकिन वो एक ही जगह होना चाहिए वो एलिमेंट। अब इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन सा यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें तीनों को चेक करना पड़ेगा, लेकिन तीनों को चेक करने के पहले एक आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डिक्रीज और इंक्रीज सेम एलिमेंट का होता है। चलिए एक नहीं 2 इक्वेशन दे देता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, यदि मान ली हम ले रहे हैं P4 प्लस NaOH, यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व है। जब P4 फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है NaH2PO2 प्लस PH3। ये देखिए ये बैलेंस्ड हो गया ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि P4 जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये फास्फोरस +1 है और ये -3 है। इसका मतलब इसी P4 को हमने ऑक्सीडाइज किया है, इसी P4 से हमने रिडक्शन भी देखा है। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ। एक और इक्वेशन देखते हैं, फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। दूसरा इक्वेशन हम ले रहे हैं कि Cl2 इज गोइंग टू रिएक्ट विथ NaOH। ये देखिए कोल्ड एंड हमने डाइल्यूट लिया है, यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो NaCl प्लस NaClO और इसके साथ वाटर तो है ही, तो ये बैलेंसिंग 2 आ जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये -1 है, यहाँ पे जो है ये +1 है और ये क्लोरीन 0 है। तो देखिए 0 से -1, ये जो चेंज है ये हो गया रिडक्शन, और -0 से +1 जो है ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये है ऑक्सीडेशन। तो सेम क्लोरीन जो है ये एक जगह हमने लिया है Cl2, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। अब हम तो इसलिए ये कहलाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे NH4+ के केस में क्या है। ये -3 है और ये +5 है, यहाँ पे +1 है। इसका मतलब NH4+ पार्ट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये देखिए NH4+ से बन रहा है N2O, तो ये +1 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है -3। ये देखिए ये तो NH4+ चार्ज है, लेकिन -3 से +1 हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो NO3- है। ये देखिए NO3-, यदि इससे भी हम दें तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे +5 है। ये देखिए ये +5 है, ये कितना हो गया +1। तो +5 से +1 क्या हो जाएगा रिडक्शन। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन दूसरे आयन का हो रहा है, रिडक्शन दूसरे आयन का हो रहा है। तो नाइट्रोजन भले ही प्रेजेंट है लेकिन एक ही जगह तो नहीं है, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इसके जैसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन अलग अलग, एक पॉजिटिव आयन में एक निगेटिव आयन में है। उसी तरह से आप लेंगे तो ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं NH4NO2, बिल्कुल वैसे ही है। NH4+ से हमें मिला N2 और यहाँ पे NO2 मिला N2। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो -3 है ये 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये NO2- है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 और इससे हो गया 0। तो आप देख रहे हैं कि -3 to 0 ये जो है ये ऑक्सीडेशन है, +3 to 0 ये क्या है रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन किसी और का हो रहा है और रिडक्शन किसी और का हो रहा है। तो इसका मतलब ये सेम एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रहा है, एलिमेंट जो है वो एटम अलग अलग जगह है, पॉजिटिव निगेटिव आयन में, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं है। अब देखते हैं थर्ड जो है। थर्ड में हम देखेंगे
जो PCl5 है वो हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्सन। ये देखिए PCl5 में ये -1 है, PCl3 में भी -1 है, ये 0 है। तो ये -1 से -1 नो चेंज, -1 से 0 ये ऑक्सीडेशन, सिर्फ यहाँ ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है ही नहीं। तो यहाँ जो है कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट जो है -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो एज इट इज है। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है आपका 27 का डी आंसर, जिसमें कि 1, 2, 3 ये तीनों ही जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड है FeCl3 का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और वहां भी पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड। तो हमें देखना पड़ेगा आखिर बना क्या है। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे FeCl3 इसका रिएक्शन है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। यहाँ पे पहले जो है FeOH टेकन थ्राइस बनता है, NaCl बनता है और CO2 लिबरेट होता है। तो यहाँ पे यदि मैं 3 टाइम्स कर दूँ तो 3 NaCl बैलेंस हो जाएगा और 3C, तो अब देखते हैं 6 and 3 9 हाइड ऑक्सीजन, यस ये बैलेंस हो गया। तो आपके ऑप्शंस में पहला ऑप्शन क्या है, CO2 वो बना है, सेकंड है FeOH टेकन थ्राइस ये भी बना है, थर्ड जो FeHCO3 टेकन थ्राइस है वो नहीं बना है, और लास्ट में NaCl दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, C है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं C। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, तो 28 के बाद सीधे 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन में एक डिजीज जो है वो किस वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है यदि उसके अंदर मर्क्यूरी है और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हमने रिवर में डाल दिया जहाँ पे फिशेज हैं, तो उनमें जो है ये जो है पॉइजनिंग का काम करता है, और इस डिजीज को हम कहते हैं मिनामाटा। तो ये जो है मिनामाटा डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मर्क्यूरी। तो आपका आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 पे एक CF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पूछा गया है, और इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द HCF6 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बनेगा ये। अब यहाँ पे मैं 31 ले लेता हूँ। ये देखिए HCF6 है, और इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है HCO3 जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पे HCO3 एंड प्लस HF, तो 3 तो ये हो जाएगा 6HF। या तो 6HF लिखा रहेगा, या तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ H2F2 ऐसा लिखा रहेगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है HCO3 है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, HCOF2 नहीं, HCO2 ये भी नहीं, इसके बाद HCO3 यस। तो हमारा आंसर है सी। 31 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 33 में एक ग्रीनिश येलो कलर का गैस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें कुछ गैसेस का जो है कलर याद होना चाहिए। यदि हम लेते हैं NO2 तो ये ब्राउन कलर का होता है। फ्लोरीन जो है ये कैसा होता है, येलोइश कलर का, और जो क्लोरीन है वो होता है ग्रीनिश येलो कलर का। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में दिया है ग्रीनिश येलो कलर गैस, और इसके बाद इसका रिएक्शन है एल्कलीज के साथ। अब जो है एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो वहाँ पे एक रिएक्शन में हैलाइड बनता है, एक में हैलेट बनता है। यहाँ जो आपके ऑप्शन है उसके अनुसार जो है हैलेट बन रहा है। हम दोनों ही रिएक्शन देखेंगे कि क्लोरीन का किस रिएक्शन कैसे होता है। अब NaOH भी लेंगे और KOH भी लेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो सिमिलर हैं, कौन सा जो है ये मैच स्टिक में, मैच बॉक्स में हम यूज करते हैं या एक्सप्लोसिव में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, क्लोरीन जो है यदि डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बनेगा NaCl NaClO प्लस H2, और इसको कहते हैं सोडियम, यह है हाइपोक्लोराइट। अब यदि मान लीजिए ऐसे ही जो है रिएक्शन हम ले लेते हैं NaOH कंसंट्रेटेड के साथ, तो ये होता है NaCl प्लस
ClO3 प्लस H2O, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ये इस तरह से बैलेंस है, और ये जो NaClO3 वो कहलाएगा सोडियम क्लोरेट। तो ये है सोडियम क्लोरेट। अब इसी तरह से अब ये ऑप्शंस बता रहे हैं कि इसके अंदर KOH के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। तो हम देखते हैं Cl2 प्लस KOH, ये डाइल्यूट बिल्कुल पहले इक्वेशन के जैसा, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हमें 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा KCl 2 टाइम्स ऑफ KOH, KCl प्लस KClO प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन जब यही हम कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा। 3Cl2 प्लस 6 KOH, यहाँ से आ जाएगा 5 KCl प्लस KClO3 एंड प्लस 3 H2O। ये कहलाएगा पोटेशियम क्लोरेट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कौन सा द गैस एंड द हैलाइड रिस्पेक्टिवली आर विच कैन बी यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लोरीन गैस तो बिल्कुल कंफर्म है ग्रीनिश येलो कलर की वजह से, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि KClO3 या NaClO3, क्योंकि आपके ऑप्शन में हाइपोहैलाइड नहीं है, क्लोरेट है। और क्लोरेट जो है, पोटेशियम क्लोरेट जो होता है, ये डिलिक्विसेंट नहीं होता है। और ये जो NaClO3 है, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। अब हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट पे फर्क क्या है? हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और जो है डिलिक्विसेंट क्या होगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व भी हो जाता है। अब यदि क्रैकर्स के अंदर हम वो कंपाउंड लें जिससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए, तो आपने देखा होगा कि कई फटाके जो है जब क्रैकर्स हम फोड़ने जाते हैं तो वो एक्सप्लोड होते ही नहीं है। क्यों? उसमें मॉइस्चर था, या हो सकता है उसका स्टोरेज जो है प्रॉपर नहीं हो। तो यदि हम NaClO3 लेंगे तो यही प्रॉब्लम जाएगा कि जिस बॉम्ब के अंदर, जो क्रैकर्स के अंदर हमने इसको यूज किया है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद इग्निशन इसका मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे NaClO3 की जगह हम लेते हैं KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। देखिए पोटेशियम पर क्लोरेट होता है KClO4, हमारे रिएक्शन में जो है पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा Cl2 एंड KClO3, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 33 का आंसर है बी, Cl2। तो ये Cl2 हमारे पास आ गया, और इसके बाद ये KClO3, ये इस तरह से जो है हम दोनों ले लेते हैं। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 है अननोन कंपाउंड ए डिसोसिएट्स एट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं नेक्स्ट आपको ये डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से और वेपर डेंसिटी से जुड़ा हुआ है। एक इक्विलिब्रियम दिया गया है। इक्विलिब्रियम आपका है A gives B plus C plus D। यहाँ टेम्परेचर क्यों दिया गया है? यदि इसी इक्वेशन का हम टेम्परेचर चेंज कर दें, मोड ऑफ राइटिंग चेंज कर दें, या फिर इसके कोफिशिएंट चेंज कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। क्योंकि K इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ 3 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोड ऑफ राइटिंग, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ पे देखिए A gives B plus C plus D, और वेपर डेंसिटी मिक्सचर का दिया हुआ है 50, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 10%। तो यदि मान लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100। अब वेपर डेंसिटी जो है ये दिया हुआ है, और हमारा क्वेश्चन है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड A। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। यहां जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो पहले देखिए। फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाय एन, और ये n-1 हम पहले कर देंगे, n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। अब यहां पे अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, तो यहां पे यदि हम लेते हैं डी वेपर डेंसिटी ऑफ ए और डी वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, अब n क्या होगा? यदि कंप्लीट डिसोसिएशन इस A का हो जाए तो कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? अब ये देखिए, यदि ये 1A डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाए तो 1 1 1, टोटल हमें कितने मिलेंगे? 3। तो ये n वैल्यू आ गया 3। अब हम इसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो हमारा अल्फा कितना है? ये है 10 डिवाइडेड बाय
100 इक्वल टू कैपिटल डी, ये जो है हमारा क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए। हम वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डी माइनस, और ये जो स्मॉल डी है यही हमारा है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, क्योंकि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमने स्मॉल डी से लिया है। तो 50 डिवाइडेड बाय एन, यदि ये सिंगल 3 में डिवाइड होता है तो n का वैल्यू 3 है, 1 इंटू ये हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 1/10, ये हो जाएगा d माइनस 50, और ये हो जाएगा 2 इंटू 50, ये हो जाएगा 100। तो एक जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू डी माइनस 50। तो d कितना आ जाएगा, 10 प्लस 50, ये हो जाएगा 60। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ ए 60, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 60, ये आ जाएगा आपका 120। तो 120 आपका आंसर क्या है, ए। 36 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 38, जो कि जो है रेडियस रेशियो इफेक्ट से रिलेटेड है। यदि मान लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में r प्लस डिवाइडेड बाय r माइनस, ये वैल्यू होना चाहिए 0.225 से लेके 0.414, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 38। तो 38 जो है रिलेशन है किसका, आप देखिए रेडियस रेशियो इफेक्ट। यहाँ पे हमने क्या लिया है कि यदि r प्लस डिवाइडेड बाय r माइनस 0.225 से लेके 0.414 है, तो यहाँ से हमें मिलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि ए टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो शुड बी 0.225 से लेके 0.414, तो आपका आंसर है फोर्थ वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 39 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब एक एक स्टेटमेंट हम देखते हैं। रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी या फिर आई आर सी आर टी, हम इसको कहते हैं, एस की जगह आर भी लिख सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का वैल्यू है। फिर सी है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा आई पे, तो आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। यदि इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे BaCl2 में 3 आयन बनेंगे, एक बेरियम +2 का और 2 क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि BaCl2 हम लेते हैं तो यहाँ से आयनाइजेशन में Ba2+ एंड 2Cl-, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आ गया 3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए KCl। तो यदि आप KCl ले रहे हैं तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक K+ है और एक Cl- है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए CH3COH है, CH3COH है, तो ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक एसिड है। तो यहाँ पे जो है लेस देन ही 2 आएगा, ऐसा नहीं कि CH3CO- एंड H+ जो है चला गया, तो नंबर इनसे तो कम हो जाएगा। I इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे लेस देन 2 आएगा। और इसके बाद यहाँ पे सुक्रोज दिया हुआ है, तो I इज इक्वल टू क्या है, 1। इफेक्टिव पार्टिकल सिर्फ एक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो इसका मतलब कोई भी इसके अंदर जो है रॉन्ग स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 में 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको हमको काउंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं और कौन कौन से जो है इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैं पहले ले रहा हूँ, ये देखिए FeH2O6 2+, ये बता रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि आयरन जो होता है वो होता है 4s2 3d6, इसलिए जो है हम Fe+T की बात करेंगे तो Fe+2 क्या है, 4s0 3d6। और 3d6 में देखिए आप
ये देखिए 3d6 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको फाइंड आउट करने के सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आउटर ऑर्बिटल जो है डी का वो यूज होता है, क्योंकि वीक लिगेंड है ये इनको पेयरिंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ से लेंगे sp3, ये देखिए ये 3d है, ये 4s है, 4p है, ये 4d है। तो यहाँ से हमें d ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास d है 4d, इसमें से 2 हमने ले लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा sp3d और d का कितने हो गए 2, तो sp3d2 हमने 4p और 3d लिया है। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n = 1 2 3 4, ये हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसा ले लेते हैं, तो फर्स्ट में 4 आ गया। तो यहाँ एक काम करेंगे, लिख लेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इजी रहेगा काउंट करना डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद हमारे पास सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, FeCN6। ये देखिए FeCN6 और यहाँ पे है 3 का मतलब हो गया कि Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लेंगे Fe +3, तो ये हो जाएगा 4s0 3d5। और Cn कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो अब यहाँ पे CN5 में पहले देखेंगे कि d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं अभी। ये देखिए बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हुआ, और यहाँ पहले वाले में क्या था, वाटर आ रहा था, यहाँ पे वाटर जो है अटैक कर रहा था, यहाँ पे Cn- अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए Cn- जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जो है पेयरिंग यहाँ से करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको पेयर कर देंगे। तो अब जो है जो फाइनल जो बनेगा अरेंजमेंट वो इस तरह से रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए ये इस तरह से। और कॉम्प्लेक्स के अंदर अब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। ये है D2sp3 और n = 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये n = 1, ये n = 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करना है। इसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है। थर्ड कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4-। ये देखिए FeCN6 4-। अब यहाँ पे देखिए -1, ये देखिए -1 है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इस तरह से आया है। अब यहाँ पे -1 × 6 -6, तो ये कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो हम आयरन +2 लेंगे, तो ये +2 कितना हो जाएगा, ये 4s0 3d6। ये 4s0 3d6 बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो देखते हैं क्या होगा। ये देखिए यहाँ से ये 6 हो गया, ये s इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से, और यहाँ पे Cn- जो है आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो इनका जो है ये पेयरिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो कंडीशन है वो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 पूरे के पूरे जो है यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। ये देखिए 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर, ये 2 खाली हो गया। तो हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा, ये D2sp3, और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n = 0। अब उसी तरह से FeH2O6 का है, तो हम देख लेते हैं FeH2O6, यहाँ पे 2+ था, यहाँ पे क्या है 3+। तो अब फोर्थ का हम ले लेंगे FeH2O6 और यहाँ पे चार्ज है 3+। अब Fe+3 क्या होता है, ये 4s0 3d5 होता है। अब देखिए वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे के पूरे 5 ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा sp3, और ये देखिए यहाँ से जो है sp3 ये d2 आ जाएगा, sp3 d2। तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n = 5। तो मैं यहाँ लूँगा n = 5। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कहां पे है? ये 5, उसके बाद 4, इसके बाद 1, इसके बाद 0। इसका मतलब हमारा ऑर्डर जो है 4 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन, हमारे पास आ गया 2 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब हमारे पास 4 1 2 3 ये होना चाहिए ऑर्डर। और ये कहाँ है? 4 1 2 3। आपका आंसर फर्स्ट इटसेल्फ इज योर आंसर। तो आपका ये आंसर 43 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है। एक देखिए, एक ट्राई मिथाइल अमाइन है और एक जो है ट्राइसिलाइल अमाइन है। एक में हाइब्रिडाइजेशन अलग है, दूसरे में अलग है। ये क्यों ऐसा हुआ उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि हम लेते हैं N और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 3 SiH3 ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखिए, उसी तरह से यहाँ पे भी हम N लेंगे और ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3। अभी देखिए वहाँ एक लोन पेयर तो है ही, तो लोन पेयर होने की वजह से ये हो जाएगा sp3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, जो कार्बन के साथ बॉन्ड है, लोन पेयर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा पिरामिडल। अब यहां पे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो है लोन पेयर ऑफ, यहां पे कार्बन के पास कोई चांस नहीं था कि उस इलेक्ट्रॉन पेयर से कोई बैकडेटिव बॉन्ड बना सके, क्योंकि कार्बन के अंदर डी ऑर्बिटल है नहीं। लेकिन सिलिकॉन के अंदर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बैकडेटिव बॉन्ड बनाएंगे। हम बैकडेटिव बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो डेटिव बॉन्ड बन रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर हो गया, तो इसका मतलब ये लोन पेयर यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। तो ये जो है N ये इस तरह से हो जाएगा SiH3 SiH3 SiH3। और यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर ऐसे हमने ले लिया। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब ये देगा तो ये हो जाएगा लिव स्पेस, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी टेंडेंसी जो है दूसरों को देने की कम है, क्योंकि ये खुद ही मैनेज कर रहा है बैकडेटिव बॉन्ड से। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। द कंपाउंड SiH3 टेकन थ्राइस N इज एक्सपेक्टेड टू बी, तो ये बिल्कुल प्लेनर हो जाएगा और ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा और लेस बेसिक दैन अमोनिया। तो आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आप देखिए एक डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का दिया हुआ है K, और वो यदि 1.0 इंटू 10⁻⁻4 है। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें 10 इंटू 10⁻⁻4 है, तो मुझे लगता है ये 1.0 इंटू 10⁻⁻4 होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में 10 इंटू समथिंग नहीं लिखते, हम 1 यूनिट डिजिट पॉइंट समथिंग लिखते हैं। तो मैं यहाँ 1.0 इंटू 10⁻⁴ से लेके चल रहा हूँ। अब ये देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ये कितना है? ये 10⁻⁴। इसका मतलब हो गया यदि एक एसिड है Ha, तो यहाँ से H प्लस एंड A माइनस, और यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट K दिया हुआ है। अब इसका जो है रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एक बेस के साथ हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे यदि Ha प्लस OH माइनस ऐसा ले लें, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बनेगा H प्लस एंड OH माइनस से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये H2O बन जाएगा और A माइनस हो जाएगा। तो ये A माइनस हो जाएगा प्लस H2O, तो चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है। अब यहाँ जो इक्विलिब्रियम है ये देखिए K इक्विलिब्रियम, हम क्या लिखेंगे? K इक्विलिब्रियम A माइनस इंटू H2O डिवाइडेड बाय HA इंटू OH माइनस। अब यहाँ पे देखिए आप, यदि हम H प्लस से मल्टीप्लाई भी करते हैं और H प्लस से डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय H प्लस एंड डिवाइड बाय H प्लस, मतलब आपने कोई चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम A माइनस इंटू वाटर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय
एच ए, ये ओ एच माइनस है इंटू एच प्लस। ये देखिए, अब ये बताइए यहाँ पे यदि हम जा रहे हैं एच ए है, ये ओ एच माइनस है, ये एच प्लस है, तो इस के इक्विलिब्रियम के का यहाँ से हम क्या लेते हैं, ये देखिए के इज इक्वल टू हो जाता है एच प्लस ए माइनस डिसोसिएशन कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय एच ए। इसका मतलब हो गया हमारे पास एच प्लस आ गया, ए माइनस आ गया और डिवाइडेड बाय एच ए। तो ये जो भाग है, ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के ए। तो ये क्या हो जाएगा, के ए डिवाइडेड बाय, अच्छा वाटर तो ये क्या है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय एच प्लस एंड ओ एच माइनस, ये क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू हो जाएगा। तो के हमारे पास कितना है, 10⁻⁻⁴, के डब्ल्यू कितना है, 10⁻⁻14, तो हमारा आंसर आएगा 10⁻10। तो आंसर 10⁻10 का मतलब हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में डालेंगे तो फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा है फोर्थ ऑप्शन। तो साइंटिफिक नोटेशन 1.0 इंटू 10⁻10, तो ये आंसर है फोर्थ। इसको आप नोट कीजिए।